26 जनवरी 1972 यूगोस्लाविया की J-80 एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 367 स्टॉकहोम से बेलग्रेड के लिए रवाना हुई। सब कुछ रूटीन के मुताबिक था, लेकिन किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में यह फ्लाइट 33,000 फुट की बुलंदी पर जा पहुंची, मगर फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने देखते ही देखते पूरे जहाज को हवा में बखेर कर रख दिया। धमाके के बाद जहाज कई हिस्सों में तकसीम हो जाता है और इसके साथ ही मुसाफिर हजारों फुट की बुलंदी से नीचे गिरने लगते हैं। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर्स समेत कुल 28 लोग मौजूद होते हैं। हजारों फुट हाइट से गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सका, सिवाय एक लड़की के, जो जहाज के टुकड़ों के नीचे दबकर भी जिंदा मिल जाती है। सोचने वाली बात यह है कि कोई इंसान हजारों फुट की ऊंचाई से गिरकर भी कैसे जिंदा बच सकता है, जबकि उसके पास पैराशूट तक ना हो। एक लम्हे के लिए मान भी ले कि वो जहाज के किसी टुकड़े के अंदर फंसी रही हो और दरख्तों या बर्फ पर गिरने से झटका कुछ कम हो गया हो, तो फिर भी 33,000 फुट की बुलंदी से नीचे आना खुद एक ऐसा सदमा है जिसे इंसानी जिस्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो आखिर कैसे? वो कौन सी चीज थी जिसने वेसना की जान बचाई? क्या ये महज किस्मत थी, उसकी जिस्मानी हालत, या फिर कोई मोजज़ा? दोस्तों, ये कहानी है वेसना वोलोविच की, जो उस वक्त सिर्फ 22 साल की एक नौजवान फ्लाइट अटेंडेंट थी। हैरत की बात यह है कि जिस फ्लाइट पर वो मौजूद थी वो उसकी ड्यूटी में ही शामिल नहीं थी। दरअसल क्रू में एक और लड़की भी थी जिसका पहला नाम भी वेसना था। बस वहीं से कंफ्यूजन हुआ और एयरलाइन ने गलती से इस वेसना को कॉल करके ड्यूटी पर बुला लिया। जैसे ही कॉल आई तो वेसना ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि ये उसका डेनमार्क का पहला सफर था। शायद उसने कभी सोचा नहीं था कि एक मामूली सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे अनोखी कहानी बन जाए। यह फ्लाइट दरअसल स्टॉकहोम से बेलग्रेड जा रही थी और दरमियान में 2 स्टॉप थे, एक कोपेनहेगन में और दूसरा गर्ब में। 26 जनवरी को यह फ्लाइट स्टॉकहोम से दोपहर 1:30 पर फ्लाई करती है। तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 2:30 पर यह जहाज अपने पहले स्टॉप कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और कोपेनहेगन एयरपोर्ट वो जगह थी जहां क्रू की तब्दीली होती है। पिछला क्रू जहाज से उतरता है और उसकी जगह नया क्रू ऑन बोर्ड होता है, और वेसना भी इसी नए क्रू में शामिल होती है। 3:15 पर यह फ्लाइट कोपेनहेगन एयरपोर्ट से दोबारा रवाना होती है। सब कुछ पुरसुकून था, जैसे एक आम फ्लाइट का मामूल होता है। लेकिन सिर्फ 45 मिनट बाद यानी ठीक 4 बजे जहाज के बैगेज कंपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना शदीद था कि पूरा जहाज पलक झपकते ही फजा में टुकड़ों में बिखर जाता है। जहाज के पुर्जे आग के शोलों में लिपटे आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं, और चंद ही लम्हों में ये मलबा उस वक्त के चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से गांव के ऊपर गिर जाता है। जहाज में मौजूद 28 अफराद, मुसाफिरों और क्रू समेत सब के सब मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं, सिवाय एक लड़की के, वेसना वोलोविच। इसको मलबे के ढेर में एक मुकामी शख्स ढूंढ निकालता है, जो उस वक्त अपने गांव के करीब ही होता है जब वो जहाज गिरने का खौफनाक धमाका सुनता है। आवाज इतनी जोरदार होती है कि पूरा इलाका लर्ज जाता है, और वो फौरन देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। जब उसने वेसना को देखा तो वो शदीद जख्मी हालत में थी। उसका ब्लू यूनिफॉर्म खून में तर हो चुका था, और हादसे की शिद्दत ऐसी थी कि उसकी हील पांव के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसके साथ थी। ये शख्स कोई आम किसान नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में मेडिक रह चुका होता है। इसी तजर्बे की वजह से उसने मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और वेसना को जिंदा रखा, यहाँ तक कि रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। इस हादसे के बाद दुनिया ने पहली बार देखा कि एक इंसान बगैर किसी पैराशूट के 33,000 फुट की बुलंदी से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच सकता है। एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वेसना के जिंदा बच जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि धमाके के वक्त वो जहाज के एक फूड ट्राली में फंस गई थी। जहाज का मेन स्ट्रक्चर टूटते ही कैबिन का प्रेशर खत्म हो गया और हवा के जोर से बाकी तमाम मुसाफिर और क्रू बाहर उड़ गए और नीचे गिरकर हलाक हो जाते हैं। लेकिन वेसना फूड ट्राली के साथ फंस जाने की वजह से उस हिस्से में बंद रहती हैं जो बाकी जहाज से अलग होकर जमीन की तरफ गिर जाता है। तहकीकात में ये भी सामने आया कि जहाज का ये हिस्सा बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी और घने जंगल में जमीन पर एक ऐसे एंगल से टकराया कि बर्फ और दरख्त एक तरह के शॉक अब्जॉर्बर साबित हुए, जिन्होंने गिरने के शदीद झटके को काफी हद तक कम कर दिया। माहिरीन के मुताबिक वेसना के जिंदा बच जाने की एक और वजह उसकी मेडिकल कंडीशन थी।
چونکہ اسے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اس لیے جیسے ہی کیبن کا پریشر ختم ہوا تو وہ فوراً بے ہوش ہو گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل اس شدید جھٹکے اور دباؤ کو برداشت کر گیا، ورنہ عام انسان شاید اس جھٹکے کو برداشت نہ کر پاتا۔ ویسنا نے بتایا کہ وہ جانتی تھی کہ لو بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ فلائٹ اٹینڈنٹ کے میڈیکل ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گی، اس لیے ٹیسٹ والے دن اس نے کافی اتنی زیادہ پی کہ بلڈ پریشر وقتی طور پر بڑھ گیا۔ یوں وہ ٹیسٹ پاس کرنے میں کامیاب ہو گئی اور فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر سلیکٹ ہو گئی۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر اس دن ویسنا نے کافی نہ پی ہوتی تو وہ میڈیکل ٹیسٹ پاس نہ کر پاتی۔ اگر وہ ٹیسٹ پاس نہ کر پاتی تو شاید کبھی جہاز کے کرو میں شامل نہ ہوتی، اور اگر وہ اس جہاز میں شامل نہ ہوتی تو آج دنیا اسے دی امپاسبل سروائیور کے نام سے نہ جانتی۔ حادثے کے بعد ویسنا کئی ماہ تک کوما میں رہی۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اس کی یادداشت حادثے سے 1 گھنٹہ پہلے سے لے کر تقریباً 1 مہینہ بعد تک مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے۔ اس کو بس یہی یاد تھا کہ وہ مسافروں کو جہاز پر ویلکم کر رہی ہے۔ اس کے بعد کا ہر منظر اس کی یادداشت سے بالکل مٹ چکا تھا۔ اگلی بار جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے ایک بستر پر تھی۔ حادثے کے بعد اس کے والدین نے جب اسے ساری حقیقت بتائی تب جا کر ویسنا کو اندازہ ہوا کہ اصل میں اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور ڈاکٹر نے جب اسے اخبار کی وہ ہیڈ لائن دکھائی جس میں جہاز کے تباہ ہونے کا ذکر تھا تو وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ریکور ہونے کے بعد ویسنا نے دوبارہ فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر کام کرنے کی خواہش کی، لیکن JAT ایئر لائن کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ویسنا کو دوبارہ فلائٹ پر بھیجا گیا تو یہ غیر ضروری پبلسٹی کا باعث بنے گا، اس لیے ایئر لائن نے فیصلہ کیا کہ انہیں آفس میں ہی رکھنا بہتر ہے۔ چنانچہ ویسنا کو ایک ڈیسک جاب دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود ویسنا پورے یوگوسلاویا میں ایک ہیرو بن گئی۔ میڈیا نے اسے نیشنل ہیرو قرار دیا اور اس کی کہانی ہر اخبار، ہر چینل پر سنائی جانے لگی۔